इस मैप को देखें। ये हमारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी देश चाइना है और चाइना के ठीक नीचे ये वाला है ताइवान। तो कुछ समय पहले ताइवान रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी दी गई थी जिसमें बताया गया था कि करीब 9 चाइनीज विमानों ने ताइवान एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। और ये घुसपैठ भी ऐसे समय हुई जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू ही हुआ था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चाइना के विमान ताइवान कंट्रोल एरिया में एंटर किए हो, क्योंकि इससे पहले भी साल 2021 के समय करीब 27 चाइना के विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में दाखिल हुए थे और इनमें से 5 फाइटर प्लेन्स तो ऐसे थे जो आसानी से न्यूक्लियर से अटैक करने में सक्षम थे। अब एक तरफ जहां चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। अब ऐसा क्यों है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर चाइना और ताइवान के बीच क्या विवाद है, चाइना और ताइवान के विवाद का इतिहास क्या है, मौजूदा समय में चाइना और ताइवान के बीच किस तरह का माहौल बना हुआ है और क्या इन दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है या नहीं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम चाइना और ताइवान के इतिहास को समझ लेते हैं ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। अब जिस तरह से भारत पर मुगल, मराठा जैसे कई अलग अलग शासकों ने राज किया था, ठीक उसी तरह चाइना में भी सदियों से अलग अलग शासक राज करते आए थे। इस मैप को देखें। करीब 16वीं शताब्दी के समय यहाँ पर चिंग एम्पायर ने आकर यहाँ के मिंग एम्पायर को हरा दिया और चिंग एम्पायर ने चाइनीज एम्पायर पर अपना अधिकार स्थापित किया था। वहीं अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान एक आइलैंड है, ये वाला, जो कि मेनलैंड चाइना से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो ताइवान काफी समय से स्वतंत्र रहा है, क्योंकि यह उस समय किसी के लिए इतना उपयोगी भी नहीं था। लेकिन बाद में ताइवान अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे कि गोल्ड के कारण उपयोगी होने लगा था। इसी वजह से यूरोपियन लुटेरों की नज़र इस आइलैंड पर पड़ी और यह डच यानी हॉलैंड, जिसे आज नेदरलैंड कहते हैं, उसके कंट्रोल में ताइवान आ गया। क्योंकि उस समय डच समुद्री व्यापार में काफ़ी निपुण हुआ करते थे, इसलिए उनके लिए ताइवान को कब्जे में लेना एक बहुत ही आसान काम था। तो जब मेनलैंड चाइना में चिंग एम्पायर के लोगों ने मिंग एम्पायर को हराया, तो ऐसी स्थिति में मिंग एम्पायर को मेनलैंड चाइना को छोड़ना पड़ा और मिंग एम्पायर को एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जो उन्हें और उनके लोगों को सिक्योरिटी दे सके। तो इनकी नज़र ताइवान पर पड़ी और यही वजह थी कि मिंग एम्पायर ने ताइवान पर कब्जा करने वाले डच को हराया और ताइवान को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन यह अधिकार ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि कुछ सालों में ही यानी साल 1663 में चिंग एम्पायर ने इस ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद से ताइवान मेनलैंड चाइना का ही एक हिस्सा बन गया। और इसके बाद अगले 200 सालों से भी ज़्यादा समय तक चिंग एम्पायर का ताइवान पर कब्जा रहा। लेकिन साल 1894 के समय ये चिंग एम्पायर कमज़ोर हो चुका था। तभी अचानक ही जापान ने उन पर हमला कर दिया और ये एक ऐसा समय था जब जापान एक बड़ी महाशक्ति बनकर सामने आया था। जापान ने मेनलैंड चाइना पर हमला किया और तटीय चाइना और ताइवान के साथ साथ कोरियाई पेनिनसुला यानी आज के साउथ और नॉर्थ कोरिया को भी जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद जापान ने करीब अगले 50 सालों तक इन सभी हिस्सों पर राज किया। इस युद्ध को पहला चीनो जापान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1894 में जापान से मिली हार के बाद मेनलैंड चाइना पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण चाइना के दरवाजे यूरोपियन हमलावरों के लिए खुल चुके थे। अब दूसरे देशों की शासन व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं में मौजूदगी मेनलैंड चाइना को बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। उनकी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी। इस कारण चाइना के देशभक्त लोग अब विदेशी ताकतों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते थे और यह तभी मुमकिन था जब चाइना के लोग चिंग एम्पायर जैसे कमजोर और खराब शासन प्रणाली को अपने देश से उखाड़ फेंके। तो बाहरी ताकतों के शोषण से बचने के लिए मेनलैंड चाइना में चीनी क्रांति की शुरुआत होती है, जिसे चिन्हाई रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा समय था जब चिंग एम्पायर को हटाने और उनके शासन प्रणाली को सुधार करने के लिए लोग जमकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन तब मेनलैंड चाइना देश के अंदर ही कई टुकड़ों में बटा हुआ था और हर जगह से अलग अलग संगठन बनना शुरू हो गए थे
और इन्हीं संगठनों में से एक शक्तिशाली क्रांतिकारी नेता सुन यात सेन उभर कर सामने आए। यह उनकी इमेज है। तो इन्होंने कुओमिंतांग नामक पार्टी की स्थापना की, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, और इसी के साथ वे मेनलैंड चाइना को एक करके इसे चीनी गणराज्य में बदल देते हैं। इसे हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से सरदार पटेल ने भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग रजवाड़ों को जोड़कर एक गणराज्य यानी भारत बनाया था, ठीक उसी तरह सुन यात सेन ने भी मेनलैंड चाइना को जोड़कर उसे गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। इसी कारण तो सुन यात सेन को ही रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, क्योंकि सुन यात सेन चाइना में गणतांत्रिक सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन ये सरकार बने इससे पहले ही साल 1925 में उनका निधन हो गया। अब सुन यात सेन के जाने के बाद कुओमिंतांग पार्टी यानी कि चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की कमान चांग काई शेक के हाथों में आ जाती है। यह उनकी इमेज है। और इसी के साथ दूसरी ओर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की भी शुरुआत देखने को मिलती है, जिसे माओ जेडोंग लीड कर रहे थे। अब आप में से कई लोगों को यह पता ही होगा कि एक नेशनलिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराएं काफी अलग अलग होती है। अब उस समय चाइना में ये दोनों पार्टी आमने सामने थी, जिस कारण साल 1927 से लेकर साल 1950 तक चाइना में एक बड़ी सिविल वॉर यानी गृहयुद्ध चला। और जिस सिविल वॉर से तय होने वाला था कि आखिर चाइना पर अब कौन सी पार्टी राज करने वाली है। तो अब जब चाइना में गृहयुद्ध चल रहा था, तो ऐसे में साल 1937 में जापान ने एक बार फिर चाइना पर हमला कर दिया। इसे हम दूसरा चीनो जापान युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इस दौरान चाइना की सिविल वॉर कुछ समय के लिए रुक जाती है और दोनों पार्टी एक साथ मिलकर जापान के साथ लड़ने लगती है, क्योंकि जापान पूरी तरह से चाइना के अंदर घुसने लगा था। लेकिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हमला कर दिया, और इसी के साथ जापान को ना चाहते हुए भी चाइना के उन हिस्सों से पीछे हटना पड़ा जिसे जापान ने चाइना से युद्ध में जीता था, जिसमें ताइवान भी शामिल था। तो 1945 के समय जापान को हराने के बाद साल 1940 में चाइना के अंदर फिर से गृहयुद्ध शुरू हो गया उनकी दोनों पार्टी के बीच। लेकिन इस बार चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को बाहरी शक्ति जैसे कि यूएसएसआर का समर्थन मिलने लगा था, क्योंकि यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करता है। यही वजह थी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के समय में यह गृहयुद्ध जीत जाती है, और नेशनलिस्ट पार्टी की हार के बाद उन्हें साल 1949 के समय चाइना को छोड़कर ताइवान भागना पड़ता है। तब नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चांग काई शेक ताइवान में अपनी लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित कर देते हैं, और इसी के साथ 1949 के समय शुरुआत होती है चाइना ताइवान विवाद की। तो अब बात करते हैं कि आखिर चाइना और ताइवान के बीच क्या विवाद है। अब जब नेशनलिस्ट पार्टी मेनलैंड चाइना में हारने के बाद ताइवान में चली गई थी, तो उन्होंने वहां अपनी सरकार और अपना अलग देश बना लिया था, जिसे ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया गया। और यहाँ मेनलैंड चाइना में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, वो बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस ताइवान में जो सरकार बनी थी, उसका कहना था कि मेनलैंड चाइना पर जो माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सरकार बनी है वो कोई सरकार नहीं है, हम उसे मान्यता नहीं देते हैं, और समय आने पर हम मेनलैंड चाइना पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन इसके सामने मेनलैंड चाइना यानी माओ जेडोंग का कहना था कि ताइवान कोई देश नहीं है, वो तो हमारे चाइना का ही एक हिस्सा है। यानी एक तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, वहीं मेनलैंड चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी का हिस्सा ही मानता है और कहता है कि सिर्फ एक ही देश है और वो है PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी आसान भाषा में कहें तो ये दोनों ही देश खुद को मुख्य चाइना मानते हैं। और अगर हम 1945 की बात करें तो ताइवान यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर था और इनके पास UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी मौजूद थी। यही वजह है कि जब साल 1950 के दौरान माओ जेडोंग ने ताइवान को इन्वाइट करने की कोशिश की, तो अमेरिका ने भी ताइवान की रक्षा के लिए अपने जहाज समुद्र में उतार दिए थे, और ताइवान को लगातार अमेरिका की तरफ से मान्यता मिल रही थी और वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा था। हालांकि मेनलैंड चाइना इससे बिल्कुल ही नाखुश था। लेकिन कुछ समय बाद यूनाइटेड नेशंस के चाइना से रिश्ते मजबूत होने लगे, खासकर वियतनाम युद्ध के बाद। इसी वजह से साल 1971 के दौरान ताइवान को यूनाइटेड नेशंस से अपनी सीट को खोना पड़ा था और ये सीट चली गई सीधा चाइना के हाथों में।
इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस जो प्रोटेक्शन ताइवान को दे रहा था वो भी ताइवान के हाथों से चला गया। और अब जब चाइना के अमेरिका से रिश्ते मजबूत हो रहे थे तो ऐसे में उन्होंने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी मानना पड़ा था। ये बात है 1970 के दशक की। तो अब समझते हैं कि ताइवान के बारे में क्या कहती है वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत सिर्फ एक ही देश है और वो है PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऐसे में अगर कोई भी देश चाइना के साथ व्यापारिक या किसी भी तरह की साझेदारी रखता है तो उसे वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देनी होती है। यानी मान लीजिए कि ऐसे में अगर कोई देश ताइवान के साथ संबंध रखता है तो एक तरह से चाइना का दुश्मन देश है। इसी कारण लगभग सभी बड़े देश आज वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और इस मेनलैंड चाइना को ही असली चाइना मानते हैं। दूसरी ओर आज भी कुछ छोटे छोटे देश हैं जो ताइवान को मंजूरी देते हैं। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो भारत भी मेनलैंड चाइना को ही चाइना मानता है, लेकिन भारत हर बार वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करने से बचता है क्योंकि हमारा चाइना के साथ अरुणाचल और बाकी कुछ जगहों को लेकर सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि भारत आने वाले समय में चाइना को एनकाउंटर करने के लिए ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ा सकता है अगर चाइना भारत से अपनी नज़र नहीं हटाता है तब। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत एक दिन चाहे किसी भी तरह से चाइना ताइवान को अपने अंदर शामिल कर लेगा। वहीं 1971 के बाद अमेरिका और चाइना के रिश्ते तो मजबूत हुए, लेकिन फिर भी आने वाले समय में इन दोनों देश में मतभेद पैदा होने लगे थे। ये मतभेद आज 2022 के समय में देखे जा सकते हैं। यही वजह थी कि 1979 के दौरान अमेरिका ने ताइवान रिलेशन एक्ट को पास किया था, जिसके अनुसार अमेरिका ताइवान से गैर राजनीतिक संबंध रख सकता है और उसे हथियार सप्लाई कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो इसे भी अमेरिका एक गंभीर स्थिति की तरह देख सकता है। हालांकि ताइवान के साथ चाइना के रिश्ते कैसे होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्तमान में ताइवान में कौन सी पार्टी रूल कर रही है। कहने का मतलब यही है कि कभी कभी कुछ महीनों में ये संबंध सुधरने भी लगते हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से ही ताइवान को अपने अंडर करना चाहता है, क्योंकि जब साल 1988 के समय ली टैंग हुई को ताइवान के चौथे प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, तब ली टैंग ने एक 2 स्टेट थ्योरी दी थी, जिसके अनुसार ताइवान और चाइना एक अलग अलग देश है और ताइवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसी के साथ ली टैंग मजबूत देशों के साथ अपने संबंध जोड़ने में लगे हुए थे ताकि उन्हें आसानी से एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिल जाए। लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ताइवान की 2 स्टेट थ्योरी को ठुकरा दिया और साफ तौर पर कह दिया कि यह थ्योरी चाइना को बांटने का काम कर रही है, जिसका मतलब यह था कि चाइना को तोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा चाइना ने ताइवान से एक देश दो सिद्धांत को लेकर भी बात करने की कोशिश की थी, जिसके तहत ताइवान एक अलग देश की तरह रह सकता है और साथ ही अपने अलग गवर्नमेंट भी चला सकता है, लेकिन वो चाइना का ही हिस्सा रहेगा। इसी सिद्धांत के तहत साल 1997 के तहत हांगकांग भी मेनलैंड चाइना को सौंप दिया गया था। हांगकांग एक अलग देश की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअल में वो मेनलैंड चाइना का ही पार्ट है। पर ताइवान ने इस एक देश दो सिद्धांत को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। भले ही ताइवान के लोग चाइना से आए हुए थे, लेकिन फिर भी वो खुद को ताइवानी ही मानते थे और वे अपनी पहचान को खोना नहीं चाहते थे। इस कारण साल 2005 में चाइना की तरफ से एक अलगाववाद विरोधी कानून को भी पास किया गया था, जिसके तहत अगर ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश डिक्लेयर करता है तो चाइना के पास ये अधिकार है कि वो जबरदस्ती ताइवान को चाइना के अंडर मिला दे। यही वजह है कि ताइवान अपनी स्वतंत्रता को घोषित नहीं कर सकता और उसे इसके लिए कुछ बड़े देशों की जरूरत है। तो ये तो था चाइना और ताइवान के विवाद का इतिहास। अब ये जान लेते हैं कि चाइना और ताइवान के विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है। हाल ही में ताइवान विदेश मंत्रालय से बयान आया था कि चाइना लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर रहा है। साल 2021 के दौरान द गार्डियन की तरफ से खबर भी आई थी सामने, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख फिलिप डेविडसन ने यह दावा किया था कि साल 2027 या उससे भी पहले चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। साल 2022 फरवरी के समय NNI की तरफ से एक खबर देखने को मिली थी, जिसमें ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पश्चिमी राष्ट्र यूक्रेन को बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, ताइवान समेत। मतलब साफ है कि
अगर पश्चिमी देश यूक्रेन की स्वतंत्रता को नहीं बचा पाते हैं तो इससे दूसरे देशों की स्वतंत्रता को भी खतरा है। और साल 2021 के समय शी जिनपिंग ने एक भाषण दिया था जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि वे ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा रुख अपनाएंगे। इसी के साथ चाइना की तरफ से कुछ हफ्तों पहले एक और बयान सुनने को मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान यूक्रेन नहीं है बल्कि ताइवान हमेशा से ही चाइना का एक अविभाज्य अंग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ताइवान के तत्कालीन प्रेसिडेंट साई इंग वैन ये साफ कह चुकी है कि वो अपने देश को बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी जो कर सकती है। इसके अलावा साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ये विचार करना भी बेकार है कि ऑस्ट्रेलिया के सैनिक इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इसका एक मतलब तो साफ है कि ताइवान को लेकर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कुछ हद तक समर्थन में है। अब अक्टूबर 2021 के दौरान जब CNN न्यूज ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से सवाल पूछा कि क्या वे ताइवान की मदद करेंगे तो इस पर बाइडेन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हम ताइवान की मदद करेंगे, हमारा एक कमिटमेंट है। तो यह मौजूदा और ऐतिहासिक विवाद है चाइना और ताइवान का। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।